जिन जिन देशों में मंडियों का विकास नहीं हुआ, उन देशों में मैंने देखा है बहुत बारीकी से, उनमें कृषि का विकास हुआ ही नहीं। तो मंडियाँ हमारी बहुत सबसे कम विकसित है, सबसे कमज़ोर कड़ी है और किस पे ही विकास नहीं हो रहा। सर कहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आपने ये बात कही कि एक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में तो सर क्या हम नहीं कर सकते आप अगर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड इनकी देखेंगे मंडियाँ तो दंग रह जाएँगे देख के। तो ऐसी में किसान के नाम पे ये कहना किसान गरीब आएगा इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मत दो, ये बात जायज़ नहीं है। यानी आप एक बड़ी चीज कह रहे हैं कि अगर हम इसको सिस्टमेटिक कर ले इसको वालों उस सीएनजी के रूप में बदल सकें तो जो हमारे पहाड़ भी है जो हम दिल्ली के आसपास देखते हैं वो भी खत्म हो हमने देखा भारत सरकार ने एक ग्राफ बनाया पिछले साल। उस ग्राफ को हमने अपनी नज़र से देखा कि वो दिशा के कार्य डीएपी फ्रेमवर्क का इसमें दूरदर्शिता नहीं है, विज़न नहीं है, ये नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ पे हैं। ये देखिए अभी तक क्या हुआ है, हर एक्ट हर स्टेट का अपना एक्ट है। उस एक्ट के तहत अपनी मंडियाँ हैं एपीएमसी से। एक विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो सब उसी में रेगुलेटेड और वहीं तक सीमित है। उसको ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट लेवल कह रखा है। क्यों? ट्रेडर माल तो भेज देता है, उसको पता नहीं कि मेरा माल के पैसे आएँगे कि। एक सिंगल ट्रेड उसे 20-20 लाख रुपए नहीं आते और हम कहीं नहीं जा सकते। किसान को फॉलो करते हैं, किसान दायर हो जाता है। देखिए फ्लावर्स एक इग्नोर्ड कमोडिटी रही है हिंदुस्तान में। सड़कों पे बिकता है बेचारा और सबके सिर ताज पे सहाया जाता है। लेकिन मंडी इसकी बहुत ही वीक रही है। नमस्कार स्वागत है आपका अनफिट गॉसिप के एक और खास एपिसोड पे। ये खास एपिसोड इसलिए है क्योंकि अब तक हम एग्रीकल्चर की बात करें मार्केटिंग की बात करें तो बहुत सी चीज़ें हमें नॉलेज नहीं होती लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ये वर्क कैसे होता है नेशनल और इंटरनेशनली। तो आज हम पहुंचे हैं नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर और मार्केटिंग बोर्ड यानी कोसाम, जहां पे आज हमारी मुलाकात एक्सपीरियंस की दौर भारत को भी विश्व में जैसे हम जाते हैं ना जब विश्व में कहीं घूमने जाते हैं टहलने जाते हैं तो देखते हैं ये मार्केट जबरदस्त होती है। वो वाला रूप परिवर्तित रूप देने वाले डॉक्टर जे.एस. यादव सर जो कि खून के भी डायरेक्टर है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में है। सर सबसे पहले तो जो पहला ही सवाल है जिस तरीके से कोसाम जो ये संस्था है सर ये किस तरीके से वर्क करती है और जिस तरीके से इसके नाम में भी स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित करना भारत को एक तरह से उसे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लेकिन वैसे तो नाम से बहुत क्लियर है, नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ये सभी स्टेट मार्केटिंग बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, ये भारत सरकार की बॉडी नहीं है। नाम से कुछ ऐसा लगता है जैसे नेशनल बॉडी होगी, लेकिन ये स्टेट्स की अपनी बॉडी नेशनल लेवल पे काम करती। ये नेशनल की अपॉइंटेड नहीं है जो स्टेट की बॉडी पर में काम करे, बल्कि स्टेट की बॉडी नेशनल लेवल पे नेशनल कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और सभी स्टेट मार्केटिंग बोर्ड इसको अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। हम उनको टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, हम उनको डेटा एक्सचेंज करने में, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी गुड एक्सपीरियंस शेयर करने में, एक दूसरे की पे सहयोग करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन में, उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, इस तरह एक दूसरे बाकी बोर्ड की मदद करते हैं। हम एक तरह से सेंटर नोडल पॉइंट का ढूंढते हैं। सर जो आम जनता है वो ये तो जानते हैं कि खेती हो जाती है खेती के बाद उसका जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में जाता है। लेकिन सर आप वो बॉडी है जो इन सबको रेगुलेट करने में बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड करते हैं जो जनता तक को नहीं पता चलता। तो सर किस तरीके के कोसाम ने रिफॉर्म्स सबके साथ मिलकर किया और क्या हमारी उपलब्धियां अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि ये लोगों को नहीं पता है उनको ये दिखता है कि आज ये चीज़ हो गया लेकिन वो कहते हैं ना नींव की जो नींव किसी को नहीं दिखती है सब ये कहते हैं यार बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी है
लेकिन कोसाम वो नींव है जिसकी वजह से हमारी जो मार्केटिंग, जो हमारी फूड की बात करें, हम अदर एस्पेक्ट की, वो मजबूत हुई। तो सर किस तरीके से? वर्क से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड अपने आप में रेगुलेटेड ट्रेड है, ये फ्री ट्रेड नहीं है। एंड सभी स्टेटों ने है उसकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। दिस एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पुलिस, that of enforcement. It's not for just for promotional no body. So उसके लिए ATMCs एंड मार्केटिंग बोर्ड्स बने हैं, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हर स्टेट को पावर है तो अपने में मार्केटिंग सिस्टम को रेगुलेट का। हम उनको जस्ट टेक्निकल सपोर्ट देते हैं नेशनल लेवल पे, हम रेगुलेट नहीं करते, बट सभी स्टेटों को बेस्ट मैकेनिज्म बेस्ट प्रैक्टिसेस के नज़दीक ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हर स्टेट अपने आप में कूपमंडू की तरह भी काम कर सकती है, क्योंकि उनकी अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस हैं। से फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट बीजी कुछ स्टेट्स अपने प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, लाइक पंजाब एंड हरियाणा गेहूँ चना चावल जो ही पैदा करते हैं वो ज़्यादा नहीं करता। कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल पैदा करते हैं, लाइक महाराष्ट्र कर्नाटक, उनकी इकॉनमी ही हॉर्टिकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है। कुछ स्टेट्स ऐसी है जो कंज्यूमिंग स्टेट्स ही पूरे चाहे लाइक केरला और उड़ीसा ये बहुत पैदा नहीं करते, बाकी दूसरी स्टेट पे डिपेंड करते हैं। सो हर स्टेट का रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिफरेंट है, और हम कोशिश ये करते हैं कि एक ऐसा अनडिस्टर्ब एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व करें जो मॉडर्न हो और मैक्सिमम कमोडिटीज का मैक्सिमम जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े, कमोडिटी स्प्रेड हो, यूनिफॉर्म स्प्रेड हो, ताकि यूनिफॉर्म सप्लाई से यूनिफॉर्म प्राइस मैकेनिज्म भी बनाए और देश में रेगुलर सप्लाई बनेगी। सर जब हमारी टीम रिसर्च कर रही कोसाम के बारे में, कोसाम, तो जैसे भी आपने एक बात कही कि सब स्टेट ना अपनी अपनी छोटी सी दुनिया में लगे हुए थे। जैसे अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो वहाँ सेब हो रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं ना, जो ट्रेडिंग किसी को नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ अगर मेरी वहाँ जाएगी तो इसकी वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। डॉक्टर JS सर, उनकी टीम और कोसाम ने वो कर दिखाया कि कहते हैं ना, वो जब हम बात करते हैं भारत की तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चीज़ें और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, वैसे ही स्टेट की जो अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे, एक्सचेंज को इधर से उधर, जिससे कि रेट्स भी, मतलब अगर हम बात करें, मार्केटिंग जो लोग थे, जो मंडी के लोग थे या किसान है, उनको भी बहुत बेनिफिट हुआ। सर तो ये सोच कैसे डेवलप हुई और कितनी, क्योंकि देखिए सर ये बात तो सही है कि हर स्टेट अपने अपने में थोड़ा सा वो भी रखता है, तो कैसे बातचीत की सर आपने और कैसे ये कर इसको कर दिखाया? हाँ, बहुत अच्छी बात है आपने। देखिए, दुनिया में दो अप्रोचेस है। एक तो इनेबलिंग अप्रोच कि उसको आप जाल बनाना सिखा दो, एक ये ने मछली पकड़ना ही सिखा देगी। तो इनेबलिंग क्लाइमेट जो है, इससे आप सारे सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो यदि आप लार्ज स्केल जो बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वो भी लॉजिस्टिक्स हब, बड़ी मार्केट, बड़ा होलसेल इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ डेवलप करते हैं, और हजारों हजारों प्लेयर को, हजारों किसानों को इनेबल करते हैं। वो एक अपने आप में ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि 100 200 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कर दिए, बल्कि इसके साथ साथ हजारों किसान, हजारों ट्रेडर, हजारों पैकर, हजारों उसके लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स, हजारों होलसेल वाले, हजारों प्राइमरी प्रोसेसिंग वाले, हजारों लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत से लोग जुड़ जाते हैं। तो वो एक तरह से बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग हब बढ़ गया। तो एक छोटे से उठ के बड़ा बनाओ, ताकि सबको इनेबलिंग क्लाइमेट दे। ये अप्रोच पहले हमारे आने की वर्ल्ड में ज़्यादातर यही है। यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में यही अप्रोच हुई, इसलिए वो हमसे बहुत एडवांस है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। प्रोडक्शन में बहुत एडवांस नहीं है, बट मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में आसपास क्या हमसे नीचे है, लेकिन मार्केटिंग में हमसे 10 टाइम ज़्यादा है। हाँ, हमारे यहाँ मार्केटिंग बहुत वीक है, सबसे कटाबाजी हमारा मार्केटिंग। बाकी प्रोडक्शन ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, आज दुनिया में हम लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट वेजिटेबल ग्रोअर है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट ग्रोअर है, सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स है, मिल्क के लार्जेस्ट सिंगल प्रोड्यूसर्स ने, सेकंड लार्जेस्ट इन मैनी कमोडिटीज। वर्ल्ड में जब हम उतरते हैं सप्लाई के साथ,
तो वर्ल्ड की मार्केट दरार गिर जाती। जब हम नॉइज में लेने उतरते हैं तो मार्केट शूट कर जाती, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी हम प्रोडक्शन भी पैदा करते हैं और बहुत बड़े माउथ सेट भी हमारे पास है। अब 140 करोड़ पॉपुलेशन जब खाने के लिए किसी मटेरियल की मार्केट में उतरती है तो वहाँ बहुत में चाहिए, तो प्राइस एकदम शूट कर रहा। इसलिए हमारा तो एक ही मॉडल है, सेल्फ सस्टेनेबल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कमोडिटी। इसलिए हमारे यहाँ का प्रोड्यूस से फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा देता हूँ, एप्पल। हमारा एप्पल 25-30 लाख मेट्रिक टन पैदा होता है। हमारे पास देश में लगभग 40-45 लाख मेट्रिक टन की डिमांड है। एंड पर कैपिटा के हिसाब से भी देखें तो और भी बढ़ेगी आने वाले टाइम में। अब हम इसको चाहते हैं कि ये और पैदा करने वाला एक केवल नॉर्थ वेस्ट हिल रीजन है, के हिमाचल और उत्तराखंड, और पूरे देश को खिलाना है। कई हजार किलोमीटर का देश है, 140 करोड़ लोग हैं। हम ये भी चाहते हैं वो तो बूस्टिंग बनी रहे, हिमाचल और का किसान डिस्करेज भी ना हो, और इधर से ये भी हो हर एक को करने तो मिल भी जाए। तो कंट्रोल्ड एक्सपेंशन के साथ अलाउ भी किया हुआ है पूरे लिमिटेड देशों से, लिमिटेड 4-5 कंट्री साथ से ही लिमिटेड क्वांटिटी का एप्पल वो भी हम टैक्सेस के साथ मंगाते हैं, ताकि कंज्यूमर को भी सब सेपरेट ना होना पड़े और किसान को भी किसी तरह ये ना हो मेरा माल पे भी है। तो इस तरह के बैलेंस सा बना के चलना पड़ता है। उसकी बड़ी मॉडल मंडियां बनानी पड़ती है ताकि वो पहले माल वहाँ आए और वहां से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जिन जिन देशों में मंडियों का विकास नहीं हुआ, उन देशों में मैंने देखा है बहुत बारीकी से, उनमें कृषि का विकास हुआ ही नहीं। अभी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी मैं अफ्रीका में था, तो अफ्रीका में ये डिस्कशन हुई, अफ्रीका मंडियां नहीं। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया, उसमें बताया कि देखिए दुनिया में लगभग 12,000 मंडियां पूरी वर्ल्ड में, 12,000 में से लगभग 7,000 हमारे यहाँ। बट इन 7 में से हमारे पास सब्जी मंडी की और 500। जिस फील्ड में हमें चाहिए मंडियां, उस फील्ड में मंडी नहीं। ये छोटी छोटी कलेक्शन पॉइंट्स हैं, वो मंडी नहीं, वो तो एक तरह से इक्विवेलेंट क्लासिक कन्वेंशनल एग्रीगेटिंग प्लेसेस। जैसे अब उसको कितने दिन आप ऐसी ट्रेडिशनल सिस्टम से में ऐसा ही रखोगे, जब वर्ल्ड में ये बहुत मॉडर्न सिस्टम बन चुके हैं। इसलिए जहाँ जहाँ वर्ल्ड में मंडियाँ बनी, उनका ही कृषि विकास हुआ। शायद ब्राजील, अर्जेंटीना, वहाँ 2-2 हज़ार एकड़ में की मंडियाँ देखी हम। ब्राजील में, अर्जेंटीना में, उनमें 2-2 हज़ार एकड़ में। हमारे यहाँ तो 20 एकड़ की मंडी तो बहुत बड़ा मंडी मान लेते हैं। अदरवाइज तो अब छोटी मंडियाँ जो 500 में बता रहा हूँ, उनकी तो एवरेज 4-5 एकड़ में ही बनती है हिंदुस्तान में। अभी तक जिन 500 मंडियों की बात कर रहा हूँ, एवरेज 5 एकड़ 7 एकड़ की बंदी। कि ये और यदि टॉप मेट्रोपॉलिटन को भी निकाल गए तो एवरेज और डाउन आ जाएगी। तो मंडियाँ हमारी बहुत सबसे कम विकसित है, सबसे कमजोर कड़ी है, और किस पे ही विकास नहीं हो रहा। हालांकि बहुत कोशिश की जा रही है। क्यों नहीं हो रहा, उसका एक रीज़न है कि एक मंडी बनाने में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मंडी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, मरी से मरी कम से कम 200 एकड़ बनाए, और कम से कम बहुत ही कम करो तो 2,000 करोड़ रुपए चाहिए। वो किसी ना थोड़ा सा आभास है एक टिक मतलब, अगर हम इकोनॉमी में बात करें तो हम वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर आफ्टर वर्ल्ड यूनियन को से मार्केट के डायरेक्टर भी हैं आप, इंटरनेशनली काफ़ी मार्केट्स जो जाते हैं। तो सर हमारा देश जैसे आपने कहा 140 करोड़ हमारे पास स्मोकिंग की बहुत है। अगर लैंड की बात करें सर तो बहुत, अगर गुजरात या राजस्थान साइड में जाएँ तो हमारे पास लैंड। तो सर कहाँ पे ऐसा लगता है, जैसे आपने ये बात कही कि एक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में तो सर क्या हम नहीं कर सकते अगर हमसे छोटे देश, चाहे वो मैं मानता हूँ पॉपुलेशन में छोटे हो सकते हैं, थोड़ा-सा डेवलप्ड हो सकते हैं। तो सर क्या हमारे देश में वो चीज़ नहीं हो सकती? क्योंकि रिसर्च के पार्ट में गुन्नौर जैसी मंडी कोसाम भी अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है वहाँ का, और वहाँ का भी जो जिस तरीके से बन के वो तैयार हो रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है सर। और देखिए बहुत से काम पॉलिटिकल विल होती है। गन्नौर हमारा पहला प्रयास था। मैं गन्नौर में एक तरह से यहाँ के एडिशनल चार्ज 20% मेरा कोसाम मंडी रहा।
एडिशनल चार्ज वहाँ MDHI लेके वहाँ अनडेवलप करके आया। उसके दूसरे बाद एकदम तेलंगाना से उसी मॉडल में हमने फिर ऑफर आई कि आप वहाँ बनाइए। तो देश में 2 मंडियाँ तो अब हम बना चुके हैं, 2 ही हैं और ज़्यादा है भी, लेकिन ये बन सकती है। बहुत से ऐसे देश हैं छोटे-छोटे, सिंगापुर लीजिए, हांगकांग लीजिए, बैंकॉक, इवन बैंकॉक इससे फार बेटर, और हांगकांग और सिंगापुर तक कनाडा, इनकी तो इकोनॉमी नहीं है कहीं भी, लेकिन मंडियाँ उनकी देखोगे वर्ल्ड क्लास। मैं यूरोप की तो बात ही नहीं करता, यूरोप तो बहुत ही आगे है, नॉर्थ अमेरिका तो बहुत ही आगे है। आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी देखेंगे मंडियाँ तो दंग रह जाएंगे देख के। वो तो एक एक मंडी 12-13 हज़ार 15 हज़ार थोड़ की एक एक मंडी बनती है। तो बहुत ही, अब सारी समस्या यहाँ है कि आप का पॉलिटिकल एजेंडा क्या क्या है? क्या आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसान को और कंज्यूमर के नाम पे देना चाहते हैं? एक और इसमें छोटा-सा कंपोनेंट है जो ध्यान देने की बात है। जिन-जिन देशों में बहुत विकसित मंडियाँ हैं, उनके पास एग्रीकल्चर मार्केटिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन कंज्यूमर की। वो कहते हैं हमारे कंज्यूमर को किसी भी करें, फूड सेफ्टी, हाइजीन, सैनिटेशन में कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो उनका कंज्यूमर फोकस इंटरेस्ट है, इसलिए नहीं मंडियाँ ज़्यादा विकसित। हम केवल ये मान के चलते हैं, किसान है, गरीब है, छोटा-सा है, पोटली में लाएगा, पैकेजिंग अनस्टैंडर्डाइज़ जो भी गरीब-सा है, 2 घंटे में चला जाएगा, पैदल आएगा, हैंडलॉक का लाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली में लाएगा, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर देते ही नहीं, जबकि ये रॉन्ग अप्रोच। आज यदि देखें तो किसान स्वयं फल सब्जी मंडी में कितने परसेंट माल लेके आता है, ये बड़ी विचित्र फिगर। फल में 95% बाग आज सारे प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते, नाम किसान का है, किसान तो आता ही नहीं कभी। कोई फल लेके मुझे किसान लाया हुआ दिखावे कि मेरी 4 कैरेट एक्सेप्ट हिमाचल और सब ले आए, ये कहीं भी मेरा माल आ रहा है ना आप जेब क्यों नहीं पाओगे, ना महाराष्ट्र में, ना कर्नाटक में, सब जगह प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह वेजिटेबल्स की है, वेजिटेबल्स में भी ज़्यादातर इसी तरह का ऑर्गेनाइज मार्केटिंग स्ट्रक्चर होता जा रहा है। तो ऐसी में किसान के नाम पे ये कहना किसान गरीब आएगा इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मत दो, ये गलत बात जायज़ नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होना चाहिए, वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। आपने कहा हम बहुत आगे निकल रहे हैं और इसका ग्रोथ सेंटर बनना चाहते हैं, दुनिया हमारे तरफ देखती, लेकिन वर्ल्ड यूनियन में जब ये डिस्कस करता हूँ इंडिया का आता है तो मुझे सुना जाता, कभी आज तक मैंने नहीं देखा कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया ने नहीं सुना। व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग पीपल लिसन, तो इनका पर्सपेक्टिव किसान ओरिएंटेड है, इनका प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, इनका छोटे फार्मर ओरिएंटेड है, इनको जरूर सुन। और सस्टेनेबल मॉडल ये कभी फेल नहीं हुए, धीरे धीरे ग्रो किए, इसलिए हमारी बात जरूर सुनी जाओगी। लेकिन इस पार्ट पर हम सब्जियों मंडियों के मामले में अभी हमारी बहुत कमजोर कड़ी है, हमें भी शर्म आती है, हम उनको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि फूड सेफ्टी हाइजीन उनके इंटीरियर एनफोर्समेंट का पार्ट है। उनके यहाँ लेबलिंग विजिबिलिटी इंटीग्रल पार्ट है, हमारे यहाँ ये अभी नहीं है। हमारे यहाँ तो वो आ जाए तो वो हमारी गाय की पिक्चर, कुत्ते की पिक्चर, वो हमारे साथ देखे ये मंडी में एक घुटने घुटने पानी भरा हुआ मड के साथ पिक्चर लेके मैं बाहर लेके बैठ, ये देखिए आदमी ये ऐसा, ये हमारा बहुत बड़ा कमजोर कड़ी है जिस पे हमें विकास की एकदम देखते हैं। अदरवाइज हम ये कह के रहे विकसित भारत, जब तक फूड सेक्टर विकसित नहीं है, हेल्थ सेक्टर विकसित नहीं है, और जब तक मंडियाँ विकसित नहीं होगी, फूड सेक्टर विकसित होगी। सर, तो हम तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं चीज़ों का। फूड वेस्ट को लेके अब एक नई तरीके के बात सामने आ रही है जिस पे आपकी टीम काम भी कर रही है चीज़ों का। तो सर क्योंकि अब ये सबसे बड़ा एक इश्यू भी बन चुका है, तो कि बहुत ज़्यादा जैसे अभी आपने कहा कि मंडियाँ नियमित नहीं है, तो कहीं प्रॉपर नहीं है कि कहाँ पे वेस्ट फेंका जाए, किस तरीके से उसको लिया जाए चीज़ों को। तो सर उसको लेके किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं? ये भी बहुत ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया। आज से मुझे याद है लगभग 7-8 साल पहले हमने फूड वेस्ट इन होलसेल मार्केट पे स्टडी की।
तो वहाँ का फूड बेस जो होता है पूरी दुनिया का जो हमसे डिफरेंट, लाइट उनके क्या मिलेगा, आपको पैलेट्स मिलेंगे, कार्डबोर्ड बॉक्स मिलेंगे, थर्मोकोल मिलेगा, कुछ प्लास्टिक्स भी मिलेगा, बट आपको जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो दफा ही कम मिलेगा, 1% 1.5%, इससे ज़्यादा नहीं लेता। बाकी सारा मटेरियल डिफरेंट है, हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है। यदि हम फूड लॉस की बात करें टोटल में, पहले हम 30-35% कहते थे, अब हमारा ICMR की स्टडी कहती है 15-15.5% वेस्ट है। उसमें मंडी लेवल के वेस्ट देखा जाए तो हमने अभी अभी स्टडी FAO के साथ हमने की है, तो उसमें हमारा निकल के आ रहा है मेजर मंडियों में 7 से 8% वेस्ट हमारा मंडी लेवल पे ही होता है। ओके सर। वो अलग बात है, तो मंडी लेवल पे क्यों होता है? जैसे बारिश आ गई, हे डांग हो गए, किसान को ट्रैक्टर ट्रॉली यूपी छोड़ नहीं कर, वो छोड़ के चला जाता है। यानी बॉम्बे मंडी में आप पालक के, मेथी के पूरी की पूरी पिकअप अनलोड होती होगी, ट्रैक्टर पूरा अनलोड होता हुआ टमाटर का देखा, ट्रैक्टर अनलोड होता हुआ हमने कैबेज कॉलीफ्लावर का भी देखा है, मूली गाजर का भी देखा है, 1-2 रुपए किलो हो गई, हमें बेचूंगा वापस क्या ले जाऊंगा लेंगे पे चला, वो भी एक कंपोनेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा वेस्ट है। हैंडलिंग प्रोटोकॉल पुअर है, उसके बावजूद भी 5 से 6% मटीरियल ऐसा है जो वनी मंदी में बैड हैंडलिंग प्रोटोकॉल और रोम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की एब्सेंस की वजह से मंडी में ही निकल, तो 7-8% वेस्ट बहुत बड़ी बात है। अब मंडी लेवल पे तो सबसे बड़ा तो एक ये मुद्दा है। अब दूसरी बात आती है, हाँ फूड लॉस की तो बात ही नहीं करा, फूड जो घरों में रह जाता रहे उसकी तो चलो 2 मिनट बात नहीं करें, जो वेस्ट है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2018 से पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि, और बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, जब फूड वेस्ट होता है पर्टिकुलर मंडियों में फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट होता है तो इससे मीथेन गैस नहीं, और मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 23-25% ज़्यादा डेंजरस है। और यदि उसको कैप्चर करें, कैपिटलाइज करें, तो कार्बन क्रेडिट भी उसके 28 गुना ज़्यादा मिलते हैं कार्बन तली पे ये मीथेन गैस की। एक तरफ तो मंडियों में हमारे मीथेन गैस पैदा बहुत ज़्यादा हो रही, यदि हम उसको प्रॉपर प्रोसेस कर ले, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर कर ले और उसको सर्कुलर इकोनॉमी में वापस ले आए, जैसे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अभी नए ऑर्डर्स देखें, तो लिक्विड फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्मेंटेड फर्टिलाइजर जो है, राई फर्मेंटेड फर्टिलाइजर, वो एट पार विद अदर फर्टिलाइजर के नए ऑर्डर्स आ गए हैं। वो एक तरफ तो प्रोडक्ट आता है जो कि सोयल में एज सब सीधा जा सकता, और दूसरी तरफ गैस है जो मोबिलिटी में मंडियों में 5-5, 6-6 हजार ट्रक एक एक शहर की मंडी में आराम से आते हैं, तो उनके लिए मोबिलिटी के लिए गैस मिल जाए, और क्लीनिंग में फूड सेफ्टी हाइजीन मिल जाए, और सैनिटेशन क्लियर हो जाए, और उन सब से ऊपर कार्बन क्रेडिट का इतना बड़ा रेवेन्यू मिल जाए, ये लोगों को पता ही नहीं है। अभी 2018 की टेक्नोलॉजी के बाद लोगों में हल्की सी अवेयरनेस आनी ही है। हम रात दिन सभी स्टेटों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप बायो सीरीज नहीं बायो CNG प्लांट लगाइए मंडियों में, जिससे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको मौका सो याद दूँ, मान लिया मैं कहूँ आज़ादपुर में हमारा 40 लाख मीट्रिक टन फल सब्जी आते, हम 2-4-1-2% ये माने, हमारे हिसाब से 7-8% है, और 2% ये माने तो 20,000 टन, 21,000 टन आप तब उसकी मीथेन जो पैदा होती है उससे कार्बन क्रेडिट अकेला 60 करोड़ रुपए अकेले कार्बन क्रेडिट से मिलते हैं उसको, 60 करोड़। 62 करोड़ वाला, ये कैलकुलेटेड, लेकिन ना तो सरकारों को पता, ना कोई सामने आ रहा, पुराने हैं वो माफिया के तरह पकड़े बैठे हैं। आजादपुर मंडी की 13 करोड़ रुपए, 13 करोड़ पर एनम की अभी सफाई एंड डिस्पोजल, पहले सफाई करो, फिर जो इकट्ठा हो गया माल उसको डिस्पोजल। और डिस्पोज में कहा करो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दो, और वहाँ क्या करते हैं, वो लैंडफिल में ले जाते हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई बायो CNG प्लांट है नहीं, तो कहाँ जा रहे हैं हम?
क्यों में हम अपना लड़ेंगे? यानी आप एक बड़ी चीज कह रहे हैं कि अगर हम इसको सिस्टमेटिक कर लें, इसको बायो उस सीएनजी के रूप में बदल सकें, तो जो हमारे पहाड़ भी है, जो हम दिल्ली के आसपास देखते हैं, वो भी खत्म हो। एकदम खत्म हो और दोबारा हम जो मैं कह रहा हूँ सर्कुलर इकोनॉमी में, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को आप प्रोसेस करते हो, फर्मेंटेड वे होता है, डाइजेस्टर के थ्रू फर्मेंट करके वो तब गैस बनाई जाती है। तो फर्मेंट होने के बाद जो उसका रेजिड्यू बचा, फाइबर बचा, वो वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर है सर्कुलर इकोनॉमी एंड सॉइल के लिए। इससे बढ़िया तो है ही नहीं। तो वो एकदम वो तैयार बनता है और उधर से गैस मिलती है। और गैस उसी मोबिलिटी के लिए जो 5,000 व्हीकल्स है आपकी, जो पोल्यूशन क्रिएट कर दे, उनके लिए गैस मिलती है। और कार्बन क्रेडिट इन दोनों से ऊपर मिलता है। और उसका आप बता रहे लमसम 62 करोड़ रुपए। यस देखिए, क्योंकि आप इतना बड़ा हैवी एमिशन को रोक रहे हैं, ग्रीन हाउस एमिशन रोक रहे हैं, आप मीथेन को रोक रहे हैं, और ये केवल मंडियों में पैदा हो रही है। इसलिए किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट यदि कहीं इकट्ठा होता है तो मंडियों में ही है। वो तो सबके खेतों में थोड़ा 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 कराए, फिर जला लेता है, तो दबा लेता है, लीज पर लेता है कि सारा हम दे गए थे, किराए पर लिया तो नीसा बना लिया, ये वो पीछे इंडस्ट्री को दे दिया। वो सब स्कैटर है। कंसोलिडेटेड एक जगह है तो मंडियां बनी, और वही मिथेन बनूंगी। सर, जिस तरीके से जब वो साम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे होता है ना, हर आदमी पहले अपना डॉक्टर खुद बन जाता है। तो क्या सर इसकी वजह से भी दिक्कतें होती हैं? क्योंकि अगर वो पहले अप्रोच कर लें आप लोग के पास, तो एक जो कहते हैं ना वो ब्लूप्रिंट बनना हो, इसके तहत जब एस्टेब्लिशमेंट होती है तो वो एक परफेक्ट रिज़ल्ट आता है। हमने कई बार देखा है कि पहले वो खुद ही डॉक्टर मार्केटिंग बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ या दूसरे लोगों की, वो पहले तो शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ जब देखते हैं कि यार ये तो नहीं हो पा रहा, फिर वो पहुँचते हैं। तो क्या इसमें सर लॉसेस भी होते हैं? किस तरीके से इसको ठीक किया जाता है, हमने जो रिसर्च में पाया? ये आपने सही कहा। सभी मार्केटिंग बोर्ड ने सभी तरह के प्रयोग पिछले 10-15 साल में वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड किए। हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में 10-15 मॉडल हैं। पहले एक सिस्टम चला, आज से 10 साल पहले, ऑर्गेनिक वेस्ट का कन्वर्ट, OWC। ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर क्या था कि आपका माल आया कचरे के डस्ट ड्रेसिंग किया और उसको सीधा खाद में कन्वर्ट कर दिया। बट वो सक्सेस नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द रीजंस। एक तो ओडोर बहुत ज़्यादा थी, इसको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, और फर्टिलाइजर कन्वर्ट करने में बहुत लंबा समय, देखिए डाइजेस्टर नहीं था, उसमें बैक्टीरिया नहीं थे, उसमें और बैक्टीरिया जो इमीजिएट डाइजेस्ट कर दे वो नहीं था। और इसलिए वो एक मॉडल पे है। मुझे आज भी याद है, शायद मेरी देख रेख में कम से कम 20-30 मंदिरों में हिंदुस्तान में वो लगे थे। आज सच हुआ कर गई। वो दौर की वजह से, बैड स्मेल की वजह से कोई ऑफिसर उधर नहीं जा पाया। वेदर आदतियों ने अपने इलाके में लटौने बंद कर दिए। जिन्होंने दुकानें थी उनके आसपास दुकानें छोड़ के चले गए। किराएदार उधर नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक अच्छा लेके चले के बुरा। दूसरा, दो और तीन मॉडल आए हमारे पास। कोयम्बटूर मॉडल आया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। 2-3 मॉडल आए, चले गए। आज जो घड़िया जो चल रहे, वो दोनों केवल इंदौर एंड सूरत में चल रहे हैं। वो सीएनजी सीबीसी के ही। कि जितने बायो के आए, क्योंकि देखिए वाइबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बायो गैस रिलेटेड जितने आए वो तो नहीं चल पाए, उनकी रिकवरी 2-3% की। तो रिकवरी 2-3% है तो नहीं होगा। फिर प्रेशर नहीं कर सकते, जब तक कंप्रेस पीते रहोगे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो वहीं तक सीमित रहे ही। किसी ने अपनी किचन चला ली, किसी ने लाइट जला ली, किसी ने छोटा मोटा काम कर लिया। वो वाइबल नहीं था। तो ना तो बायोगैस वाला वाइकल हुआ, ना OWC वाला हो गया, ना जो मैंने बताया कोयम्बटूर देहरादून मॉडल वो हुए। तो अब जो हिंदुस्तान में जो दो सक्सेसफुल मॉडल है, वो केवल एंड केवल CDG CMG वाले सीरत और इंदौर मैंने और कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनका लेटेस्ट वर्जन था। उन्होंने लगाए 2018 में, ये जब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, इनको मौका मिल गया और ये सक्सेसफुल। 3 मंडियों में हमने, अब जैसे दिल्ली का कहें, दिल्ली एनर्जी तो दे, वेस्ट टू एनर्जी। अब पूरे हिंदुस्तान में वेस्ट टू एनर्जी के प्लान सब फ्लॉप हो रहे।
हमारा फ्लॉप पड़ा है दिल्ली का। आप आरटीओ के पास था, आप देखेंगे वो हम पर खबर है, किसी को पता ही नहीं इस पर दुआ कहीं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगा हुआ है, वो भी नहीं हुए सक्सेस। ये सभी समय समय पर प्रयास जरूर हुए, लेकिन जो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। अभी यदि उसी प्लांट को अभी सीवीजी सीएनजी में कन्वर्ट कर दे, उसको डिमोलिश करें और नई सीएनजी सीवीजी सीएनजी लगा, तो बेटर हो सकती। तो ये अप्रोच करना पड़े, ये पॉलिटिकल विल थोड़ी कम। सर, जैसे आपने बहुत से देशों की यात्रा की, अफ्रीकन कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, वहाँ से सर जो चीज़ है वहाँ थोड़ा एक चीज़ दिखती है कि जो वेदर टेम्परेचर है वो लगभग लगभग हर जगह थोड़ा सा सेम है, तापमान। इंडिया की बात करें तो शायद 200 किलोमीटर पे भी आप चले जाएंगे, अगर दिल्ली में बैठ रहे हो यहाँ से 200 किलोमीटर अभी आप उत्तराखंड चले जाइए तो वेदर एकदम विपरीत है। मंडिया की मेरे हिसाब से उसी हिसाब से कुछ होना चाहिए। तो सर तो ये प्रॉब्लमेटिक, ये तो कि ये हमारे मतलब जहन में नहीं रहता है चीज़, लेकिन सर इसको लेके थोड़ा सा आप क्या समझा। बहुत सी बात है आपने, ये जो आपके ड्रम है, ये अधिकतर लोगों के ड्रम यही है, हमारा क्लाइमेट सूट नहीं करता, इसलिए अभी नहीं जा सकते। अब इसका रिवर्स रीजन है, सच्चाई ये है जितने को क्लाइमेट में रिकवरी है वो कम है। यदि यही प्लांट आप देहरादून और दिल्ली लगाते हैं और एक प्लांट शिमला लगाते हैं, ये शिमला में बायोडाइजेस्टर उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पा। और अभी अभी हमने नेसो कॉम्प्रेस की, उसमें हिमाचल के सीएम ने सॉरी एमडी ने क्लियरली यही थे कि सर हमारे यहाँ रिकवरी रेट कम है। और उस क्योंकि ठंड होती है, क्योंकि कई बार बहुत ठंडा मौसम है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाता, तो हमें तो बल्कि प्रॉब्लम। तो ये जो क्लाइमेट है, इस टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया इज द मस्ट सिटी। एंड फिर भी आगे बताऊं, दुनिया में आज 12,000 सीबीजी सीएलजी बायस सीबीजी प्लांट है। और नीदर हमारा जर्मनी पूरे वर्ल्ड, जर्मनी में अकेले में लगभग 6-7 हजार प्लांट, 8 हजार प्लांट है अकेले जर्मनी में हैं, 12,000। और टेक्नोलॉजी के मक्का मदीना में सीबीजी सीएलजी का सारे भाई। आप यदि ईपीसी के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर पाएंगे वो उन्हें अधिक सर जर्मन पड़े। अब वहाँ जर्मन ने क्लाइमेट तो पूरे यूरोप का वो ही धंधा है, लेकिन वो सक्सेसफुल मॉडल लिया है। उनसे भी पूछ के देखिए कि आपके यही प्लांट रिकवरी आपके हम्बर्ग में ज्यादा दे रहा है या दिल्ली। हम्बर्ग का डायरेक्टर अभी सितंबर में आ रहा है, वैसे इसीलिए नहीं मंडियों के डायरेक्टर अभी आ रहे हैं, उनसे हम यही डिस्कस करें। वो कहते बेस्ट इस बैक्टीरिया के लिए काउडन बैक्टीरिया डलता है। काउडन बैक्टीरिया डाइजेस्ट में जिस इसमें टेम्परेचर में मोल मारता है, यूरोपियन में नहीं। तो यदि आपको रियल रिकवरी लेनी है सीएलजी सीरीज की, तो ये हमारा जो इंडियन टॉयलेट का जो है बेनिफिट इसको लीजिए। ये बहुत से लोगों को भ्रम है कि वहाँ तो सीएलजी सीरीज जल्दी बन जाती है, अभी बैक्टीरिया प्रॉपर ग्रो होगा। नो, बैक्टीरिया मौज मारता है 20, 25, 30 डिग्री टेम्परेचर है। सर जैसे उसाम पे एक नेसो कॉफ़ी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो ये सर ये किस तरीके का फ्रेमवर्क शुरू हुआ है, उसाम ने जो शुरू किया है सर, इसके बारे में पूरा था। हाँ देखिए, वैसे तो कोई भी पॉलिसी बनाने का प्रोगेटिव सरकार का होता है। भारत सरकार नेशनल पॉलिसी बना सकती है और हम भी कुछ बनाएंगे तो भारत सरकार पैसे नहीं करेगी। तो हमने देखा भारत सरकार ने एक ग्राफ बनाया पिछले साल, उस ग्राफ को हमने अपनी नज़र से देखा कि वो दिशा के कार्य फ्रेमवर्क का इसमें दूरदर्शिता नहीं है, विजन नहीं है। ये नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ पे हैं, दुनिया में रिफॉर्म्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं। ये मैं दे दे सिंपल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट मार्किंग बोर्ड कैसे चल रहे हैं और कैसे आगे जाना चाहिए। ये करने से जैसे कहें कि हर साल 2, 4, 5, 10% की ग्रोथ तो दिखाते हुए फिजिकल फाइनेंशियल टारगेट आगे रखते हुए पॉलिसी बना। जब हमने उस पॉलिसी को देखा तो सामने हमने इन हाउस डिस्कस किया तो पाया नहीं, हमें अपना पर्सपेक्टिव भी बनना चाहिए। तो हमने एक नेशनल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बनाने के अपनी सोची, जिसमें देश के सबसे बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट ये
हमारे आदित्य देवीलाल चौटाला जी इसके चेयरमैन बनाए गए। एंड अशोक दलवाई जी जो WM फार्मर्स इनकम ग्रुप के चेयरमैन थे, उनको वाइस चेयरमैन बनाए। और IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर और जो पुराने रिटायर्ड सीनियर IAS ऑफिसर SFOC जी, किरणगिरी, जिन्होंने ये सर का PO का फंक्शन दिया, उन सभी को इकट्ठा लेते और अपने प्रयास। तो हमने देखा कि जो ये डिसिप्लिटी लाइन है उनसे हट के दुनिया में कहाँ क्या क्या हो रहा है उसको compete करने के लिए, इनको रिपीटिंग रिप्लाई देने के लिए और अपनी प्रेजेंस आर्ट करने के लिए और 2047 का प्रधानमंत्री प्रेजेंट ने विकसित भारत को में स्थापित करने के लिए मंडियों का एक्सपर्ट एक मेन पॉलिसी क्या उसको ध्यान में रखते ही हमने कुछ तो सर इसी फ्रेमवर्क के दौरान जब मैं पढ़ रहा था तो जिसमें प्रमोशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेस्पेक्टेड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत मतलब कि जो राज्यों के बीच में म्यूचुअल, तो सर इस प्रोस्पेक्टिव का क्या मीनिंग है? का ये देखिए अभी तक क्या हुआ है। हर एक्ट हर स्टेट का अपना एक्ट है। उस एक्ट के तहत अपनी मंडियां हैं APMC से। एक विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो, विंडो के अंदर विंडो, सब उसी में रेगुलेटेड और वहीं तक सीमित है। जैसे गेट एजेंसी की ज्यूरिडिक्शन है से 50-100 बार, उसके ज्यूरिडिक्शन दूसरे ने सी में नहीं आती, उसके किस ने नहीं आती। और एक स्टेट नो ऑन एवरेज सपोज 200 मंडियां, 200 APMC, तो एक दूसरे के अंदर एक बाउंड्री में जकड़ी एक दो, इसी तरह स्टेट जकड़ी दिए, एक स्टेट DCA से नहीं जा बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ये एनफोर्समेंट एक्ट है, क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, इसलिए ट्रेड प्रमोशन एंड ट्रेड की एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव नहीं। ऐसे में एक सफल कौन हो रहा है? किसान, कि हमारा ट्रेड। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा ओके, यदि आप एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मल आके दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि एक दूसरे का माल दूसरी स्टेट में जाए और एक दूसरे के स्टेट मार्केट और उसको सपोर्ट करे, प्रमोट कर। सपोज यहाँ का पीनू हरियाणा का किलो बेंगलोर जाता है या गोवा जाता है, तो गोवा मार्केट बोर्ड उनको मदद करे, वहाँ के किसानों को सपोर्ट करे, पेमेंट के इंश्योर करे, प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी इंश्योर करे और देखे कहाँ भाई वहाँ का माल जा रहा है, वहाँ का मान लिया काजिल हरियाणा में आ रहा है, वो इंश्योर करे। एंड इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाई गई कि अधिकतर का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि सीजनलिटी है कमोडिटी में, वो खाली पड़ा रहे। जैसे जब किन यहाँ से जाता है तो गोवा में जनवरी में ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रहता, उनके कोल्ड स्टोर खाली करें, उनके वेयर हाउस खाली करें, उनके अराइवल नहीं। तो क्यों नहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे की डेवलप कोऑर्डिनेट करे, एक दूसरे के सपोर्ट कर, क्योंकि विंडो से बाहर निकल के एटलीस्ट ट्रेड प्रमोशन है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज इसलिए तो मदद कर दे। कोई लेना भी चाहे तो इकोनॉमी का यूजर चार्ज भी ले दे, लेकिन एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो प्रॉपरली यूटिलाइज करें, क्योंकि यूटिलाइजेशन की ये 30% के बस यूटिलाइजेशन पर चल रहा, बिजली के बिल भी नहीं निकल रहे। यहाँ से ज्यादा बिजली के बिल दिन पे अगर तो वही यूज कर लो हरियाणा किसान, ये क्या बुरा है? तो एक तरह से हमने ये कहा इंटर स्टेट पेड प्रमोशन स्टार्ट कर। अब वो मार्टिन बोन अपने लेवल पर दे कह तो रहे हैं, वो रोप रहा है कभी कोई जब ले, लेकिन स्टेट एजेंसियां पार्टिसिपेट नहीं करे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सचेंज नहीं हुआ, वो उसके लिए हम कह रहे हैं तुमको सब देश में ने रानी की अपनी जगह पे सरकार अपनी जगह चलते रहेगी आज स्टेट वो की, लेकिन जैसे आपने कहा 140 करोड़ कोई भी हो उसे खाना और चीज़ें चाहिए। हर स्टेट की जो भी मार्केटिंग बॉडीज है चीज़ें, तो सर वहाँ के कुछ बैरियर्स हमने देखा है। उन बैरियर जैसे लैंग्वेज बैरियर हो गया, फिर जो रेट की आपने बात की कि एक दूसरे के बीच में अभी वो ट्रस्ट लेवल नहीं दिखता है चीज़ों का कि नहीं है। तो सर परफॉर्म उसको किस तरीके से एक कहते हैं ना कोऑर्डिनेट करके उसको किस तरीके से क्लैरिफाई कर रहा है ताकि जो ट्रस्ट लेवल है, क्योंकि 1988 से संस्था है तो सर यहाँ का पे ट्रस्ट लेवल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है, सबका बहुत ज़्यादा है।
तो सर उसको किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर रहे हो और किस तरीके से? हाँ, देखिए बहुत सही कहा। ये इनिशिएटिव जो मैंने बताया एंटिसिपेटेड प्रमोशन का, और उसमें स्टेट मार्केटिंग बोर्ड एंड एटीएमसीज का इंटरवेंशन का, उसको ऑब्जेक्टिव ही ट्रस्ट लेवल पैदा करना। क्यों? ट्रेड माल तो भेज देता है, उसको पता नहीं कि मेरा माल के पैसे आएंगे कि। जैसे मैं अभी, जब मैं अक्सर बात करता रहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के ट्रेडर से, तो मेरे को एक दिन आज़ादपुर के लोगों ने बताया कि हमारे 20-20 लाख रुपए एक एक ट्रेडर के, एक सिंगल ट्रेडर से 20-20 लाख रुपए नहीं आते, और हम कहीं नहीं जा सकते। किसान को फॉलो करते हैं, किसान दायर हो जाता है। तो क्यों ना एपीएमसी जिम्मेवारी ले, क्यों ना वहाँ का मार्केटिंग बोर्ड जिम्मेवारी ले, ताकि एक स्टेट से ट्रेड प्रमोट हो और एक इसे फ्लो पैटर्न बने। तो एक्चुअली वो ट्रेड प्रमोशन की तरफ जाने का ये पहला प्रयास है कि वो दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी दे कि हाँ, हमारे यहाँ वो आया है, तो हमें अभी जिम्मेवारी है कि मिनिमम इतना पैसा जो ऑक्शन रेट था वो पैसा किसी ड्राइवर का ना दिखे। वाइस वर्सा भी है, वहाँ का ट्रेड भी यहाँ इसी की हमें भेजता कि पता नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, हमारे यहाँ जाते बहुत बदनाम। जब हम देहरादून अपने हैदराबाद और बेंगलोर बात करते हैं, वो कहते हैं सर दिल्ली से आए, ओ बड़े बेकार लोग हैं, हमारा बहुत पैसा दिख गया। और जब दिल्ली में बात करते हैं, सर मैं हैदराबाद से कैसा निकलवा दिया, सर रैन रोड से निकल गया। ये वाइस वर्सा हमारे सामने बात आती है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? प्रेटिकेट ट्रस्ट नहीं, और कहीं ना कहीं रोका जरूर हो रहा। तो क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवारियां ले, ताकि ट्रेड प्रमोशन बढ़े, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कमोडिटी बढ़े, यूनिफॉर्म प्राइस स्प्रेड बढ़े, और एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्राइस नेचुरल प्राइस के आसपास हो तो प्रोडक्ट बिके। आर्टिफिशियल कब तक प्राइस आप देते रहो? इसलिए नेचुरल इनेबलिंग क्लाइमेट देना बहुत जरूरी। सर एक नई मैं कहूँगा लैंग्वेज के बैठी जो होना है इसमें मैपिंग, इसका क्या टेस्ट? ये हमारे चेयरमैन साहब हसन सिंह बसत जी, निजामुद्दीन देवरी चेयरमैन है, उनका आइडिया है। वो कहते हैं भाई हो तो सब कुछ रहा है, बट रिकॉर्डेड नहीं है। सब कुछ माल जा रहा है, सब का सब जगह जा रहा है, नॉर्थ का साउथ, साउथ का ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू सब। पर किसी को मैपिंग ही नहीं है कि कितना माल कहाँ जा रहा है, किस स्टेट में कितनी डिमांड थी, क्या एक्सेस पर नहीं पहुंच गया, नहीं कम तो नहीं पहुंच गया, हाईएस्ट पेइंग मार्केट ऑफ द डे कौन सी थी, लोएस्ट पेइंग मार्केट ऑफ द डे कौन सी थी, उसमें अराइवल कितना ज़्यादा आ गया, कितनी वजह से ही डिमांड कम थी और अराइवल ज़्यादा पहुंच गया। ये डेटा किसी के पास अभी में। तो थ्रू में अब डिजिटल ज़माना है, लोकेशन स्पेसिफिक है, तो थीमेटिक मैपिंग करो, हमें पता लग जाए कौन सा माल कहाँ कहाँ किस तरह जा रहा है, और वहीं से हमारी डिमांड निकल के आ गई। और इस डिमांड की मैपिंग हो रही है, और साथ सप्लाई की मैपिंग इसी हिसाब से करने की कोशिश करें, ताकि ना तो किसान डूबे, ना कंज्यूमर बहुत ज़्यादा सफर हो, और ट्रेडर को पता लग जाए कि मेरी इंटरवेंशन कहाँ कितनी किस लेवल पे होनी चाहिए, मुझे कितना ट्रेड करना है। अभी तक होके सब कुछ रहा है, बट अनरिकॉर्डेड हो रहा है, किसी के पास किसी की इंफॉर्मेशन नहीं, और अनसाइंटिफिक मैनर में हो रहा। तो ब्रिंग इट ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक मैप, डिजिटल मैप है, उस पर क्लिक किया, कमोडिटी है एप्पल, एप्पल यहाँ यहाँ इतने इतने परसेंट जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। हमने कहा किनू, किनू यहाँ जा रहा है, यहाँ से आ, ऑरेंजेस मैक्रोमेंट रेट यहाँ से जा रहा है, यहाँ आ रहा है। ग्रेप्स माधपुर से इतना आया, या हमारा नासिक से इतना आया, और बीजापुर से इतना आया, इतना यहाँ आ जा। तो हमें अभी एज नो इन्फॉर्मेशन, बट ट्रेडर्स तक सीमित है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग कुछ नहीं हो पा रही। उसको करने के लिए इसके डिजिटल मैट्रिक मैपिंग बहुत जरूरी। तो हम इसको कह रहे हैं कि नेशनल एटलस बनाइए, और इसमें इसकी पूरे कीजिए। तो हमने अभी कोसाम लेवल पे अभी प्रयास भी किया है, और एक छोटे बिंदी लेवल पे अभी अभी स्टडी करके हमने थीमेटिक मैपिंग एक दो कमोडिटी की तैयार भी की है, और हम इसको नेशनल लेवल पर ले जाने के। सर मैं आपके इंटरव्यू जब करना था तो उससे पहले ट्रेडर्स के बीच में गया हो, खुद ही मैंने कहा पहले टीवी की समस्याएं सुन ली जाए जो सर से पूछी जा सके। सर
जो ट्रस्ट एक तो लेवल था ही, दूसरा उनका ये रीज़न था कि भारत में कभी न कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे कभी बारिश हो गई या अभी आपने देखा होगा पॉलिटिकल ऑपरेशन सिंधु समथिंग लाइक दैट। कमोडिटी इधर से उधर होती है लेकिन कभी-कभी फँस जाती है, कभी बारिश की वजह से, कभी कुछ ऐसे। तो जो भेजने वाला है ट्रेडर, वो ये कहता है कि मुझे एश्योरेंस नहीं है कि अगर मान लीजिए मेरी वहाँ सप्लाई नहीं पहुँच पाई किसी वजह से, हमेशा से मेल नहीं थी कभी-कभी, तो वो एश्योरेंस अगर मिलना शुरू हो जाए या हमारी जैसे मान लीजिए हमारा को एक चीज़ की किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो फिर गारंटी बजती है कि अगर ये ठीक है, वो गारंटी नहीं होने की वजह से सभी ट्रेड मार्केटिंग वॉर्स, इवन दो ट्रेडर्स जो पॉलिसीज़ में बहुत अपनी वो, तो सब इसकी वजह की कोसाम के पास भी ऐसे मुद्दे आते रहते होंगे। और देखिए जी, इस विषय पे मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे याद है जब हमने सबसे पहले लंदन में यहाँ से कीनू भेजी, तो सबसे पहले हम यही फाइट करते रहे कि हमारे इंश्योरेंस होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में पर्टिकुलरली इंडिया से जाने वाली कमोडिटी का रेयरली कोई इंश्योरेंस होता। हालांकि ये इंश्योरेंस होनी चाहिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग एक छोटी सी बात बताऊं, हमने एक कंटेनर इंश्योर करके भेजा लंदन, मैं ही उसमें भेजने वाला था। अब कंपनी में जब फार्म दिया भरा तो टेम्परेचर पूछा, हमने लिख दिया 0 to 4 डिग्री, 0 बेस 4 डिग्री। अब कंपनी वाले पे मक्स एयरलाइंस मक्स सेकेंड बैंड इनके किसी ऑपरेटर मोस्ट -4 डिग्री अब लिया और -4 डिग्री पे सेट करके और मटेरियल दे दिया लंदन में, पूरा कंटेनर पहुंच गया। मुझे फोन आया तब तुरंत अली ना भाग के, वो क्या बात है ये, आपका कंटेनर पहुंचन है और इसको शेयर से डील कहा जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और दी, क्या बात भी कैसे हो इंश्योरेंस फॉर्म में लगेगा, कहते नो यू डोंट हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जबकि शिपिंग लाइन को हमने कहा था कि हम, वो कहते हैं आपने रिपोर्ट किया 0 to 4 डिग्री, हमने इसको -4 बढ़ा, -4 सेट कर दिया, हमारा कोई क्लेम नहीं, हमें एक इंश्योरेंस का नहीं है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट पे डब्बे के चक गए, एक डब्बे में पंक्चर था, वो पंक्चर दूसरे डब्बे पर पड़ा, उस डब्बे में दूसरे का जूस पिया, वो भी पिचक गए, उससे दूसरा पिचका, तीसरा पिक्चर, क्योंकि हमारे हैंडलिंग प्रोटोकॉल वीक हैं, इस वजह से स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनियां सामने नहीं आती। ये तो ओवरसीज का, अब ये कि हमारे डोमेस्टिक की है। डोमेस्टिक का यदि आप अमूल नासिक से स्टार्ट करते हैं, आपने भुवनेश्वर के लिए रवाना किया, या कीनू हमने बंगानगर से या अबोध फाजिल्का से भर के और वो मैसूर के लिए रवाना किया, तो हम उन, कोई बीच में ऐसी एजेंसी नहीं है जो सचिंदर प्रोटोकॉल तय कर दिए, ना हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा है, ना हमारी कोई ऐसी अथॉरिटी है जो हैंडलिंग प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज कर रही हो। पता नहीं कितने पंक्चर डाले आपने, पता नहीं कितनी ओवर साइज डाले, पता नहीं डब्बा, हमने 10 kg बॉक्स का 5 ply बॉक्स दिया था, आप 4 ply बॉक्स डाल दो। विजिन कार्ड लगाना था, विजिन कार्ड पेपर में लगाया, आपने अंदर कुछ और डालना था, लेयर सेपरेटर, वो डालिया नहीं डाली का वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बिकॉज दिस स्टैंडर्ड्स आर नॉट देयर, कोई आगे जिम्मेवारी नहीं लेता। इसलिए ये रिस्क हमारे पास जब तक है, जब तक कोई अथॉरिटी, जब तक सियाते सामने नहीं आए, तो ये ब्रेड में ये एक रिस्क बना ही रहते। अब नेचुरल प्लेंटी की बात आती है, धीरे धीरे रोज की कंडीशन इंप्रूव हो रही है। ये जो आज आपने बताई ये 10 साल पहले सिचुएशन बहुत ज्यादा थी, आज हिंदुस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है, रोड ऑफ। हाँ, उसके बावजूद भी अब रेल नेटवर्क सबसे सस्ता पड़ता है। अब रेल बहुत एक अच्छा रेल चल पड़ी देश में। अब सारी की सारी ऑनियन, देखिए 10 साल पहले ऑनियन कैसे आती थी आज़ादपुर में, और अब कैसे आ रही है, और अगले 10 साल बाद देखना कैसे आएगी। तो ये सब बदल रहा है धीरे धीरे, रिस्क कवर होता। सर जैसे इसमें जो पढ़ रहा था तो ये था कि जो होलसेल मार्केट की फोकस प्रायोरिटी एरिया है, वो इन्वेस्टमेंट को लगभग 30 सच मार्केट जो बिगर सिटीज़ हैं
इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से चल रहा है, जो कि 250 मार्केट 2047 तक, जो भी 50 लगभग बन रही हैं, 2047 तक उसको 250 तक का टारगेट जो रखा गया है। ये किस तरीके का टारगेट, अब किस तरीके से जीते हैं सर? देखिए, हम ये नेशनल पॉलिसी में देश को ब सुझाव दे रहे हैं कि यदि आपको विकसित भारत में के कृषि का विकसित रूप दिखना है, तो कम से कम आप 250 मंडियों का टारगेट लेके चलें कि हमें 250 मंडियाँ मॉडर्नाइज़ कर देनी है दूसरों। और यदि हम 250 का मान के चलें, 250 को तो अभी छोड़ भी दें, यदि हम 15 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन के जितने शहर हैं, उनमें ये करें, तो हमारे लगभग 45-50 सिटी जैसे हैं। ये सर कैटेगरी होंगे टियर 1 टियर 2 सिटीज़ टाइप्स की, या हमने इन टियर 1, 2, 3 नहीं, क्यों? देखिए, फल सब्जी मंडी का पहले पैटर्न देखिए क्या था। गाँव से निकलता है, किसान सीधा सेकेंडरी मार्केट में जाता है, वहाँ से टर्सरी मार्केट पे आता है, जो शहर बड़े-बड़े हैं। क्योंकि शहरों में ये पैदा नहीं होता, पैदा तो गाँव में हो रहा है, कंज्यूम शहर में हो रहा है। बीच में 2 लेयर है, प्राइमरी मार्केट अब धीरे-धीरे खत्म हो गई। टर्सरी मार्केट एंड सेकेंडरी, एंड टर्सरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, यही 2 मार्केट रह गई। तो वहाँ से माल, जिसको आप 2 टियर कहते हैं, वहाँ से उठ के और सीधा शहरों में आ रहा है। जो 50 सिटी ऐसे हैं हिंदुस्तान के जिनकी पॉपुलेशन 15 लाख से ऊपर, उनको सिटी में रेगुलर फूड सप्लाई इंश्योर करने के लिए, गुड क्वालिटी इंश्योर करने के लिए कम से कम एक मंडी जरूर। क्योंकि जिस मंडी की 10-15 लाख से कम टन अराइवल हो, 10-15 लाख मीट्रिक टन पर ईयर, तो उस मंडी की अराइवल, आई मीन वो मंडी सस्टेन होता, तो मिनिमम इस लेवल की तो चाहिए। और उसको बनाने के लिए 2000 करोड़ रुपए चाहिए। 2000 करोड़ इंटू 50 मार्केट, 2 लाख करोड़ रुपए हमें केवल पंडी मंडियों में चाहिए। अब 2 लाख करोड़ का नाम सुनते तो भारत सरकार भी चुप हो जाएगी, राज्य सरकारें भी चुप हो जाएगी। 2 लाख करोड़ मंडी मती चुप रहो, इस टॉपिक को उठाओ मत। किसान आंदोलन भी नहीं मांग रहे, वो भी फूड ग्रेन मंडी मांगते हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, देश में 7,500 मंडियां है, 7,000 मंडियां फूड ग्रेन की मंडी है। जितने भी किसान आंदोलन है फूड ग्रेन की मांग करते हैं, जितनी पैदा फूड ग्रेन की उतने फल सब्जी की मंडी, 330 मिलियन टन के आसपास फूड ग्रेन है, 330 मिलियन टन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल की कुल 500 मंडी है, उनकी 7,000 मंडी है। फिर भी यदि किसान आंदोलन में किसान मंडी, किसान 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 पेट्रोलियम और एमएसपी ये मांग रहे, एमएसपी फिर फल सब्जी भी नहीं मांगता, एमएसपी की जगह मॉडर्न मार्केट नहीं मानता, कोल्ड स्टोर नहीं मानता। क्यों नहीं? ये अवेयरनेस नहीं है लोगों, तो इस सेक्टर में पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं है, इसीलिए पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, डिमांडिंग ग्रुप नहीं है। मैं 2 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के लिए कुछ भी नहीं, एक स्टॉप में पूरे हिंदुस्तान को मोबिलाइज करने हैं। लेकिन हमारा ऐसी फल सब्जी मंडी बना रखी है, कोई सभ्य आदमी जाकर राजी नहीं, फूड सेफ्टी हाइजीन उनके पास नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। तो ये सिचुएशन है जिससे हमें अवेयर करना है। सर पेरी अर्बन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट क्या है सर? क्योंकि पेरी अर्बन ये है कि सिटी के आसपास जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं पैदा हो। जैसे एनसीआर में हमारी लगभग 4-4.5 करोड़ की पॉपुलेशन होने जा रही है, और इनको ऑनियन पोटैटो भी चाहिए, इनको कैबेज कॉलीफ्लावर भी चाहिए, इनको फ्रूट्स भी चाहिए, इनको वेजिटेबल मीट एरी प्रोडक्ट सब कुछ चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जहाँ पॉपुलेशन है अर्बन की, उसमें वो चीज़ ग्रो नहीं करके हम दूर से लाते हैं। जैसे आज हमारी ओरियन 1400 किलोमीटर से नासिक से आती है, पोटैटो हमारे पंजाब या वेस्ट बंगाल से आता है, हजारपुर से, या थोड़ा सा यूपी से आता है। 40% तो वेजिटेबल्स ये यहाँ से आ गई। 3 महीनों पे छोड़ दें तो कैबेज कॉलीफ्लावर या और टोमेटो ये सारा बाहर से आता है। तो क्यों नहीं यहाँ हम 100-200 किलोमीटर एनसीआर के रीजन में सारी वही चीज़ें ग्रो करवाना शुरू कर रहे हैं जो यहाँ के लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो लॉन्ग डिस्टेंस से जो आती है उसको ना ले। तो यहाँ गेहूँ चावल के साइकिल पे बंद करें, और फ्रूट्स वेजिटेबल ये बेरी कॉल्ट्री ज़्यादा बेहतर। ये चाइना में बहुत कॉमन है, ये
जरूर होना चाहिए इस तरह बात नहीं करना। सर, आप अब एक रेगुलेटरी बॉडी की आप बात कर रहे हैं कि सबकी इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी बॉडी हो या एक्सटर्नल रेगुलेटरी बॉडी, वो किस तरीके से अभी लेके चल। तो देखिए अभी तक एक कॉन्सेप्ट था केपीएमसी की मंडियाँ होती है। अब भारत सरकार ने मल्टीपल काइंड ऑफ मंडीज अलाउ कर दी, प्राइवेट मार्केट भी अलाउ कर दी, फार्मर्स मार्केट भी अलाउ कर दी, कंज्यूमर मार्केट भी अलाउ कर दी, इवन वेयर हाउस को भी अब मार्केट डिक्लेयर कर दिया। नॉट ओनली दैट, कोऑपरेटिव की मार्केट बन गई, एफपीओ की मार्केट बन गई, मल्टीपल काइंड ऑफ मार्केट्स बन गई। एक मार्केट में कोई गलती होती है या गुड प्रैक्टिसेस है, दूसरी में इसको कैसे रोकें या प्रमोट करें, देयर हैज टू बी सम रेगुलेटरी बॉडी। आज सब विंडो के अंदर विंडो, जैसे हर स्टेट अपनी 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 रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, कोई नेशनल रेगुलेटरी नहीं है। तो अब टाइम आ गया है, मल्टीपल मार्केट्स हैं, इनका एक नेशनल लेवल पे रेगुलेटरी नेशनल बॉडी बने, उसके बारे में सोचना शुरू करें, वो क्या फ्रेमवर्क हो उस पर सोचना शुरू। सर, जिस तरीके से, क्योंकि बहुत इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, तो बहुत से लोग अप्रोच नहीं कर पाते कि राइट पथ जो कहते हैं ना, कि सर हमें उन्हें राइट इंस्टीट्यूट या राइट पथ नहीं मिलता। तो अगर मान लीजिए जैसे आप यहाँ से बच्चे इंटर्नशिप भी करके सीख रहे हैं उन के बारे में या क्लिनिक्स के बारे में, ऑल ओवर इंडिया आ रहे हैं, तो सर कैसे अप्रोच कर सकते हैं सीखने के लिए या जानने के लिए, या मान लीजिए कोई इस्टेब्लिशमेंट करना चाह रहा है कोई गवर्नमेंट या मंडियों की, तो किस तरीके से सर अप्रोच हो कि सर अगर सही गाइडेंस मिलती है तो ही सही चीज़ हो, बाकी नहीं। देखिए ये सही है तो हमारी बाई द वे ओवर द इयर्स विजडम एंड नॉलेज डॉक्यूमेंट्री डिपॉजिट्स काफ़ी अच्छा हो गया। तो हम तो सभी स्टेट मार्केटिंग बोर्ड्स को कहते हैं, जिसको जिसकी तरह की एडवाइस की जरूरत, आप प्लीज एक बार ने जरूर मदद करो। और फॉर्चुनेटली एंड टू अप्रूव्ड सोर्स है, उन्हीं की अपनी बॉडी है, दे आर अवर मदर्स एंड फादर। सो हमें यूज करनी नहीं इनको। एजुकेशन क्या है, आप एक बार चाहे बायो सीएनजी प्लांट लगाना हो, चाहे मार्केट मॉडर्नाइज करनी है, चाहे फ्लावर मार्केट हो, चाहे इंटरनेशनल विजिट्स हो, चाहे इंटरनेशनल मॉडल को लाना हो, चाहे अपने स्टूडेंट्स वहीं के देके उनकी इंटर्न करके लोकल रिसर्च करानी हो, फंक्शनल मार्केट रिसर्च करानी हो, तो प्लीज कॉन्टेक्ट सो दैट हम उनकी मदद कर सकते। बाय द वे तकनीक नहीं है, आज हमारी कैपेबिलिटी इतनी हो गई कि वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट। सर, एक चलते-चलते लास्ट सवाल, फ्लावर मार्केट का नाम निकला, पहली बार इंडिया में सुना जा रहा है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है सर, क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए फ्लावर्स एक इग्नोर्ड कमोडिटी रही है हिंदुस्तान में, सड़कों पे दिखता है बेचारा और सबके सिर ताज पे सहाया जाता है, लेकिन मंडी इसकी बहुत ही वीक रही। अभी हमें सबसे पहले कर्नाटक से मिली है एक ऑफर एंड कंसल्टेंसी, इस पे हम काम कर रहे हैं। मैंने वर्ल्ड के जो वन ऑफ द बेस्ट वो फ्लावर मार्केट डिजाइनर है वो पॉड एंड ट्रे एंड मिस्टर माइकल एंड स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं वो। हम तो हॉबिट डेजर्ट के प्लानर हैं, मैंने इनकी आर्ट बेस्ड मंडियाँ देखी है, प्लान की। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया है, ये गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड उनकी ओपिनियन इनपुट दी है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। फिर बेंगलोर में जो मार्केट बने ये वन ऑफ द बेस्ट है। हालांकि उन्होंने जो डिज़ाइन बना के भेजा वही पुराना कन्वेंशनल दिखाने हैं, फिर कुछ 100 150 पेड़ बस समाना है बसाना है, इसलिए दुकानें बना दी है। वो बट उनके आर्किटेक्ट को जितने नॉलेज थी दे आर प्लानिंग टू improve upon and doing the best the possibility है inside the spirit one of the best design container best flower market बना। फिर भी किसी को कोई भी इससे संबंधित डिटेल जानकारी लेनी है तो वो कोसाम की वेबसाइट पे आप कभी भी जाएं। कोसाम www कोसाम डॉट ओ आर जी हमारी वेबसाइट है, और कभी भी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट एट कोसाम डॉट ओ आर जी हमारा ये आईडी है। और मेरे ख्याल से आप देखेंगे हमारे मस्त काम इस पर। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए एट गॉसिप को।